एवरीवन, दिस इज योर एसएसटी एजुकेटर उज्ज्वला पुंज। आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द फ्रेंच रेवोल्यूशन और जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का यानी कि नेपोलियन बोनापार्टे, उनकी हम बात करने वाले हैं। नाउ लेट मी टेल यू, पहले एक रिकॉल चीजें करवाती हूं और फिर इनकी बात करेंगे। आपने देखा था कि हमने जब फ्रेंच रेवोल्यूशन की कहानी को पढ़ना चालू करा था तो उस समय के दौरान लुई 16 नए नए राजा बने थे, है ना, आए थे बड़े जोश में, राजा बने थे, खाली तिजोरियां भी मिली थी, लेकिन कोई नहीं। राजा बनने के बाद हम लोग देखते हैं कि पीपल स्टार्ट लाइक प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द किंग्स रूल, एंड उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन की मांग आती है, इलेक्टेड गवर्नमेंट्स की मांग आती है, एंड फाइनली नेशनल असेंबली आ जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन आ जाती है जो कि राजा के पावर्स को लिमिट कर देती है। तो एक मोनार्की से फ्रांस शिफ्ट होती है टू अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि फिर जो जेकोबिन्स हैं वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं और उसके बाद रूल आता है कन्वेंशन का यानी कि जेकोबिन क्लब का। उस रूल के खत्म होने के बाद रूल आता है डायरेक्टरी का जो कि 5 मेंबर एग्जीक्यूटिव बॉडी थी, और जब डायरेक्टरी का रूल खत्म होता है तो फिर जो है हम लोग देखते हैं कि दिस पेव्ड द वे फॉर द मिलिट्री डिक्टेटर जो कि थे नेपोलियन बोनापार्टे, जिन्होंने जो बची कुची डेमोक्रेसी थी फ्रांस के अंदर उसका भी खात्मा कर दिया। जो थोड़े बहुत जो है ना डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स थे फ्रांस में, इलेक्टेड गवर्नमेंट्स फॉर्म होती थी, तो वो सब अंत कर दिया इन्होंने शासन में आकर। अब जरा नेपोलियन की बात करते हैं कि ऐसा क्या इन्होंने खास करा है। तो 1804 में इन्होंने खुद ही अपने आप को एम्परर ऑफ फ्रांस बना लिया, बिकॉज ही वाज अ मिलिट्री डिक्टेटर। डिक्टेटर होते हैं तानाशाह, और मिलिट्री का मतलब है बच्चों कि इन्होंने आर्मी के थ्रू कब्जा करा था, मिलिट्री के थ्रू कब्जा करा था उस पे राजगद्दी पर, ठीक है। तो फ्रांस की पॉलिटिकल लीडर जो है फ्रांस के बन जाते हैं और खुद ही को ये जो है एम्परर भी बना देते हैं फ्रांस के। उसके बाद हम देखते हैं कि सेट आउट टू कॉन्कर द नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज, dispossessing dynasties and creating kingdoms where he placed members of his family. Napoleon saw his role as a modernizer of Europe. बड़ी फनी बात यह है कि नेपोलियन जो है जब आते हैं तो वो क्या करने लगते हैं, उनका वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि हम फ्रांस तक ही लिमिटेड रहने वाले हैं, हमें अपनी रीच बढ़ानी है, हमें अपना किंगडम एक्सपैंड करना है। तो आजू बाजू की जो डायनेस्टिक रूल चल रहे थे वहां पर वो हटाते रहते हैं, लड़ाइयां लड़ते हैं, आजू बाजू के रीजन से कब्जा करते रहते हैं उन रीजन्स पर और अपना किंगडम और ज्यादा एक्सपैंड करते रहते हैं। और फिर नेपोटिज्म करते हैं, यानी कि अपने फैमिली मेंबर्स को अलग अलग जगह जहां पर उन्होंने कब्जा करा था वहां का लीडर भी बना देते हैं कि तुम यहाँ के मंत्री बन जाओ, तुम यहाँ के मंत्री, तुम यहाँ के मंत्री, ठीक है। तो क्या करा, फ्रांस में आए, डिक्टेटर बने, आजू बाजू के एरियाज पे कब्जा करना चालू करा, कॉन्कर करना चालू करा, और वहां पे फिर अपने ही फैमिली मेंबर्स को भी लीडर बना के प्लेस करवा दिया। चलो बहुत ही बढ़िया, पर बोलते क्या थे साथ में कि मैं यूरोप को मॉडर्नाइज करने आया हूं, मॉडर्न प्रिंसिपल्स इंट्रोड्यूस करूंगा जिससे यूरोप मॉडर्नाइज होने वाला है। पुरानी हरकतें करके नई चीजें करना चाहते हैं, चलो ठीक है, कोई नहीं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि लॉज लेकर आते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स प्रोवाइडेड बाय द डेसिमल सिस्टम। तो एक्चुअली बच्चों जब आप क्लास 10th में जाएंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा कि नेपोलियन ने ना बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स इंट्रोड्यूस करे थे जिनकी काफी सराहना भी की गई थी। मतलब उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को इंप्रूव बहुत हद तक करा था, जहां पे यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स को इंट्रोड्यूस करना, प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है उसको लेकर आए थे। साथ ही में हम लोग देखते हैं कि वो जो है मतलब एक जो हायरार्की चलती थी सोसाइटी में उसको उन्होंने हटाया था। तो जो ट्रेडर्स थे, जो बिजनेसमैन थे, जो पेजेंट्स थे, वो काफी ज्यादा खुश थे क्योंकि सर्फडम हटा दिया, फ्यूडल सिस्टम हटा दिया, ये सारी चीजों से, ठीक है। तो एवरीवन वाज हैप्पी विद द न्यू फाउंड फ्रीडम। बट दिक्कत क्या होती है, दिक्कत यहाँ पर ये होती है कि इनिशियली मैनी सॉ नेपोलियन एज अ लिबरेटर, बट सून द नेपोलियनिक आर्मीज केम टू बी व्यूड एवरीवेयर एज एन इन्वेडिंग फोर्स। तो इनिशियली ना सबको ऐसा लगता है कि यार नेपोलियन तो कितना बढ़िया काम कर रहे हैं, मतलब इन्होंने हमारे भले के लिए कितने सारे जो रूल्स रेगुलेशंस ये लेकर आए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कितना इंप्रूव कर दिया है, सब खुश हैं। और जिस जिस एरिया में नेपोलियन की आर्मीज आती थी सबको लगता था कि यार ये तो फ्रांस से आ रहे हैं, फ्रांस में तो रेवोल्यूशन आई थी, वो तो आज़ादी लेकर आए हैं, तो शायद ये यहाँ पर भी आज़ादी लेकर आने वाले हैं। तो हर किसी को लगता था कि जब नेपोलियन आर्मी आ रही है तो ये शायद हमें भी आज़ादी दिलवाने के लिए आ रही है, दे आर लाइक अ लिबरेटिंग फोर्स। बट सून दे रियलाइज्ड कि ऐसा नहीं हो रहा है, ये तो खुद के सेल्फिश उससे आए हैं मोटिव से, और ये हमें भी यहाँ पर रोक टोक करने के लिए आ गए हैं, कॉन्कर कर लिया है इन्होंने हमको, ठीक है। तो सून पीपल रियलाइज, क्योंकि ये क्या करने लगे, जबरदस्ती जिन एरियाज पे इन्होंने कब्जा करा था वहां पे अपनी आर्मी में लोगों को भर्ती करने लग गए, वहां पर जो है इन्होंने चीजें सेंसर करनी चालू कर दी, टैक्सेस बढ़ा दिए लोगों के ऊपर। सो पीपल गॉट ऑफेंडेड। उनको स्टार्टिंग में लगा था कि ये कुछ अच्छा करने आए हैं, बट देन दे रियलाइज कि ये भी जैसे पहले हम शासन में रहते थे, ये भी हमारे ऊपर शासन ही करना है, कुछ अलग नहीं कर रहे हैं। सो
He was finally defeated at the Battle of Waterloo in 1815. Finally बच्चों इनका शासन खत्म होता है जब ये हार जाते हैं Battle of Waterloo 1815 में, और राजगद्दी चली जाती है इनके हाथों से भी। ठीक है, तो many of his measures that carried the revolutionary ideas of liberty and modern laws to other parts of Europe had an impact on people long after the Napoleon had left. तो नेपोलियन ने जो बहुत से अच्छी अच्छी चीजें इंट्रोड्यूस करी थी, लॉज, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स, इन सब चीजों का प्रभाव लोगों पे रहा, यूरोप पे रहा। ठीक है, क्योंकि वो काफी लिबरल चीजें थी, मतलब मॉडर्न चीजें थी, तो यस पीपल लाइक रिमेंबर्ड इट, पीपल फॉलोड दोस थिंग्स। बट नेपोलियन का शासन यहीं पे खत्म हो गया। तो नेपोलियन ने अच्छा भी करा, बट जो बुरा करा वो ज्यादा था, तो अच्छे पे पानी फिर गया, एंड दैट इज वाई जो है वो अनपॉपुलर हो जाते हैं। और फिर बच्चों इसके बाद आप सोचेंगे कि इसके बाद क्या हुआ फिर, है ना। ऐसा नहीं है कि अब जो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स हैं वो बनने लग गई, नहीं, अभी भी वही सेम चीज चलती है। कंजर्वेटिव रेजिम्स यूरोप में इस टाइम पे और ज्यादा पावरफुल हो जाती हैं, और सबके सब डिसाइड करते हैं कि फिर से हमें मोनार्कियल रूल जो है वो फ्रांस में स्टैब्लिश करना है, और फिर से जो है फ्रांस एक तरीके से आगे जाकर भी पीछे जा रहा है। तो फ्रांस जो है फिर मोनार्की, फिर से वहां पर मोनार्कियल रूल आ जाता है, कंजर्वेटिव रूल आ जाता है। बट रेवोल्यूशन जो है वो ऐसे ही नहीं लाया जाता, इट सेट एन एग्जाम्पल फॉर लाइक द डिफरेंट पीपल हु वर लिविंग अंडर डिफरेंट एम्परर्स। उनके लिए एक एग्जाम्पल सेट करा है फ्रेंच रेवोल्यूशन ने कि आप भी अपनी आज़ादी के लिए लड़ सकते हो और उसको अचीव कर सकते हो। एंड फ्रांस ने ही जो है चिंगारी लगाई थी, और बाकी जगहों पे आग लगी थी उस चिंगारी से, और फिर लोग जो है अपने आज़ादी के लिए लड़ने लगे थे, रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स लाना चाहते थे, जो है कॉन्स्टिट्यूशन लाना चाहते थे, इलेक्टेड गवर्नमेंट्स लाना चाहते थे। तो दिस ऑल स्टार्टेड बिकॉज ऑफ फ्रांस। अगर फ्रांस ये चीज़ चालू नहीं करता तो शायद बाकी लोग भी रियलाइज नहीं कर पाते कि वो किस हालात में रह रहे हैं और इस हालात से निकलना कैसे है। ठीक है, तो ऑब्वियसली उन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हिस्टोरिकली सेट करा है, और उसके बाद ही जो अलग अलग कंट्रीज हैं वो भी इंडिपेंडेंट हुई हैं, नेशन स्टेट बन पाई हैं। तो इसी के साथ ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट, और अब बस हम एक सेशन के लिए मिलेंगे जहां पर हम इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को भी डिस्कस करेंगे और चैप्टर को पूरे तरीके से कंप्लीट कर देंगे। आई होप यू गाइज लाइक द चैप्टर, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर एंड बाय बाय।